हे गाइस, हाय और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दांतु। आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आज के सेशन में वी आर डूइंग द क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली और दो तीन क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको यूज होंगे इन ओवरऑल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम एफर्ट्स में इट्स अ गुड स्कोरिंग टॉपिक, राइट। सो पीरियोडिक टेबल का पूरा रिविजन आज हम कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। अगर बेटा आपको पूरा फुली फ्लेजेड चैप्टर करना है इन डिटेल, नॉट जस्ट पीरियोडिक टेबल, रादर वो चैप्टर्स जो आपके जेई में सबसे ज्यादा वेटेज में आने वाले हैं, तो उसके लिए यू गाइस कैन ज्वाइन गदर 3.0, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गदर 3.0 कहाँ पे अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल इन एचपी गुरुकुल। एचपी गुरुकुल इज द एक्सक्लूसिव प्राइम मेंबरशिप ऑफ आवर चैनल वेदांतु जेई मेड इजी। तो इसकी मेंबरशिप में आपको गदर चीज के साथ साथ आपको जेई रिवीजन कैप्सूल्स मिलेगा नियर अराउंड जेई के आसपास जो भी एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, राइट। पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशंस, माइंड मैप्स मिलेंगे, फॉर्मूला चीट शीट्स एंड शॉर्ट ट्रिक सेशंस होंगे। सो एवरीथिंग व्हिच हेल्प्स यू टू क्लियर जेई मेन एग्जाम विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। प्लस इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेक्टिविटी, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज टू बी एज सिलेक्टिव एज वी कैन फॉर द जेई एग्जाम, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन कम एंड एनरोल देयर, ओके। चलिए, सो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली मेरा 7 टाइप्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस देखे गए हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इससे पहले एक्चुअली हिस्टोरिकल पार्ट होता है जिसमें हम मेंडलीव्स, न्यूलैंड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सारा करते हैं, डॉर्बिनर ट्रायड। मैं थोड़ा सा बता दूंगी इसके बारे में, पर क्वेश्चंस वहां से नहीं आते, ठीक है। उसके बाद हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट। उसके बाद वी स्टार्ट टाइप नंबर 2 इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक्चुअली 2 ही टाइप्स हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चरल पार्ट के बाद आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है सारा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ आना चाहिए। देन वी हैव एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ऑल्दो आप पी ब्लॉक के अंदर भी कवर कर लेते हैं, बट स्टिल है ना, वी हैव टू स्टडी दिस। चलिए, तो ये सारी टाइप्स हैं। आज हम रिवाइज करेंगे मेजर पोर्शन जो है, जो अभी हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा सम पॉइंट्स हिस्ट्री के बारे में बता दूंगी। आईयूपीएससी नेमिंग से क्वेश्चन आए हैं। स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज सबसे पहले देखो, मैंने हैंडेड नोट्स बना दिए हैं ताकि आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। नाउ वी डू नॉट हैव टाइम टू मेक नोट्स, तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो, डॉर्बिनर ने क्या बोला था कि अगर आप 3 एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे ए बी सी, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाइए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में लगाइए। तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली इक्वल आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो, मैं ए और सी के एटॉमिक मास का एवरेज लूं, तो वो बी के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं इन 3 एलिमेंट्स ने डॉर्बिनर ट्रायड बनाया है। और जो एलिमेंट्स डॉर्बिनर ट्रायड बनाते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर ऑब्जर्व हुई थी। दैट वाज व्हाट द डॉर्बिनर ट्रायड वाज सेइंग, ठीक है। अब जुगाड़ देखो, हम कैसे, कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इनमें से बताओ कौन सा डॉर्बिनर ट्रायड है, तो उसके लिए टिप देखो, जो भी डॉर्बिनर ट्रायड बनाते हैं एलिमेंट्स, उनका ग्रुप सेम होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक डॉर्बिनर ट्रायड बनाते हैं, और ये तीनों आज ग्रुप नंबर 1 में ही रखे गए हैं, ग्रुप सेम होता है, ठीक है। दूसरी चीज, डॉर्बिनर ट्रायड के जो एलिमेंट्स का डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का, वो हमेशा सेम ही आता है। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम पे आप ये चीज लगा के देख लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। तो इनका डिफरेंस कितना आया है? 8 आया है एटॉमिक नंबर का, दैट इज सेम, ठीक है। अच्छा, डी और एफ एलिमेंट्स के ऊपर ये डॉर्बिनर ट्रायड नहीं थी। तो जो 3 सक्सेसफुल ट्रायड डॉर्बिनर ने दिए थे, दैट वाज लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। ओके, सॉर्टेड है, आई थिंक नो कंफ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद क्लासिफिकेशन आया, ये न्यूलैंड फेल हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो थे वो ट्रायल्स में क्लासिफाई नहीं हो पाए, ठीक है। फिर न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ आया, जिन्होंने बोला कि हर 8th एलिमेंट पहले एलिमेंट को रिजेंबल करेगा अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाते हैं। जैसे सारे गामा पाधा नी और सा फिर से रिजेंबल करता है फर्स्ट वर्ड से, है ना। सो लाइकवाइज तो इन्होंने ये दिया, बट इसमें भी कुछ इश्यूज थे। जैसे सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, हेवियर एलिमेंट्स पे नहीं अप्लाई हुआ। नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए उसको हम नहीं अकोमोडेट कर पाए न्यूलैंड में। अब पहचानेंगे कैसे न्यूलैंड
ऑक्टेव पेयर को, ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 के बराबर होता है। जैसे देखो लिथियम सोडियम एक न्यूलैंड ऑक्टेव को बनाते हैं, लिथियम के बाद आपका 8th एलिमेंट सोडियम है जो लिथियम जैसा है, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर 8 ही आएगा। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हिस्ट्री पे इतना ध्यान नहीं देना। फिर मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव ने भी जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर था। ठीक है, अब इसके कुछ प्लस पॉइंट क्या है बेटा, एक तो मेंडलीव ने ना नए एलिमेंट्स की जगह छोड़ी अपने पीरियोडिक टेबल में। यस, तो कौन से एलिमेंट्स है, एका एल्यूमिनियम, इन्होंने नाम भी दिया एका एल्यूमिनियम है जो फ्यूचर में जाके मिलेगा, उन्होंने प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट करी उसकी, तो एका एल्यूमिनियम को बाद में जाके गैलियम के नाम से बुलाया गया। ठीक है, एका बोरोन था जिसको आज हम स्कैंडियम के नाम से जानते हैं, एका सिलिकॉन को आज हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं, एका मैंगनीज को हम टेक्नीशियम के नाम से जानते हैं। आप याद रख सकते हैं आलू गाजर बीएससी, सीता गीता एमटेक। ठीक है, ओके चलिए, इन्होंने क्या किया, एक प्लस पॉइंट मेंडलीव ने करेक्शन भी किए एटॉमिक मासेस के। राइट, सो आप इसको याद रख सकते हैं, गोल्ड इन पटना बिकम्स योर्स, गोल्ड इन पटना बिकम योर्स। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, वहीं चलते हैं हम भी। करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मासेस, ये एलिमेंट्स है जिनके मासेस को उन्होंने रेक्टिफाई भी करा। ठीक है, अच्छा डीमेरिट्स क्या थी, जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स की पोजीशन इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्या है, उनकी मासेस जो है बेटा वो डिफरेंट है ना, और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो आइसोटॉप्स में ना एक कंफ्यूजन ये होता है, एक्चुअली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज साथ सिमिलर होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इनको एक साथ रखना चाहिए मेंडलीव को, बट फिर इनका मास अलग अलग है, तो इसीलिए ही कुड नॉट आइडेंटिफाई। क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलोड, काफी ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में जहां एटॉमिक मास का उन्होंने जो सीक्वेंस था फॉलो नहीं किया। और लास्ट लिमिटेशन, हाइड्रोजन को ही वाज अनश्योर बिकॉज हाइड्रोजन रिजेंबल करता है हेलोजन्स और एल्कली मेटल्स दोनों से थोड़ा थोड़ा, तो उसको पोजीशन नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद वी आर हैविंग लॉथरमेयर कर्व। लॉथरमेयर ने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का प्लॉट बनाया। एटॉमिक वॉल्यूम भी मतलब एक तरह से समझो फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्सेस एटॉमिक मास का इन्होंने प्लॉट बनाया था एलिमेंट का, एटॉमिक मास वर्सेस एटम की जो वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम, उसका प्लॉट बनाया। और जब इन्होंने प्लॉट बनाया तो उनको कुछ देखो ऐसा सा ग्राफ मिला, देखो ऐसा रिपीटिंग नेचर का ना कुछ ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है, और इस ग्राफ में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सिमिलर पॉइंट्स थे ना ग्राफ्स पे, वहां पे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। जैसे जो पीक था इस ग्राफ का, पीक पे कौन मिले, एल्कली मेटल्स मिले। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, राइट, जो एल्कली मेटल्स जो थे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, लाइक दैट। सो एल्कली मेटल्स आपको पीक पर मिले थे। ठीक है, आप अगर आप मेंशन दिखाना चाहते हो तो यू कैन शो दैट आल्सो। सम केसेस है ना, मैम ने सोडियम से लिया, आप लिथियम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसे वो डिसेंडिंग पार्ट पर गए, जैसे आप पीक से नीचे उतरते हो, डिसेंडिंग पार्ट पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। ओके ठीक है, कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। जैसे यहाँ आ गया मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, इधर कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, लाइक दैट। तो डिसेंडिंग पार्ट के ऊपर जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आए, इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। ठीक है, उसके बाद जो बॉटम वाला पार्ट था ना, ये वाला मिनिमा, इस पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आए। कौन आए बेटा, इस पे ट्रांजिशन मतलब डी एलिमेंट्स, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर, है ना, या मेटलॉइड्स, वो यहाँ पर आए। उसके बाद जो असेंडिंग पार्ट था ना ग्राफ का, जैसे चढ़ाई ऊपर की तरफ करते हो, वहां पे कौन आए, हेलोजन्स आए। ठीक है, ओके, यहाँ पे कौन आए, हेलोजन्स आए, जैसे आर्गन आया, ठीक है, क्रिप्टॉन आया, लाइक दैट। सो ऐसे करके उन्होंने जो है लॉथरमेयर ने क्लासिफिकेशन किया था। तो थोड़ा बस ये देख लेना कौन सी पोजीशन पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं। इन्होंने कहा जो एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं ग्राफ में, उनकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटीज है, राइट। चलिए, काफी कॉम्प्लेक्स था स्टडी करने के लिए, तो इट वाज रिजेक्टेड। उसके बाद जो फाइनल हमारा जो एक्चुअल टॉपिक होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक जितने क्लासिफिकेशंस थे उनमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी थी, एटॉमिक मास। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मॉसले ने क्या किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी को चेंज किया।
इन्होंने कहा कि आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं आप देखेंगे वो एक साथ एक ही ग्रुप में आपको मिलेंगे, और जितने एलिमेंट्स एक ग्रुप में लाई करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। इन्होंने ये बात पता कैसे करी, इन्होंने क्या किया, हर एक रिएक्टिव जो आपके एलिमेंट्स थे ना, हर एलिमेंट के सरफेस के ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इम्पार्ट कराया, ठीक है। जैसे इन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स डाले इस पे, तो मेटल के सरफेस से एक्सरे एमिट हुआ, वो जो एक्सरे एमिट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे जो एमिट हुआ है उसको प्लॉट किया बेटा एटॉमिक नंबर के वर्सेस, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सरे जो एलिमेंट के सरफेस से निकली उसको एटॉमिक नंबर के वर्सेस प्लॉट किया, तो उनको स्ट्रेट लाइन मिला। जब यही ग्राफ उन्होंने एटॉमिक वेट है ना, या मतलब मास के वर्सेस लगाया ना, तो बहुत मतलब इरेग्युलर सा वेरिएशन मिला था, इट वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे उनको स्ट्रेट लाइन मिली एटॉमिक नंबर में, तो वो समझ गए कि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए उन्होंने इस ऑर्डर पे अरेंज किया, ठीक है। अब कुछ चीजें देखो आप कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। जैसे कोई एलिमेंट्स जब डिस्कवर होता है एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा, तो एकदम से उसको नाम नहीं दिया जाता है ना। सो ऑफिशियल सिस्टमैटिक नाम आने में टाइम लगता है, प्लस जो कंट्रीज होती है उनकी आपस में भी बहुत बहस हो जाती है कि हमारे साइंटिस्ट के नाम के पीछे इस एलिमेंट को नाम दो, है ना। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आईयूपीएसी ने यूनिवर्सल सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई। उन्होंने कहा जब भी आप किसी एटॉमिक नंबर को नाम देते हैं, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग, तो हर एक एटॉमिक नंबर की डिजिट के लिए, हर एक मैथमेटिकल डिजिट के लिए एक वर्ड रूट होता है। जैसे 0 के लिए जो वर्ड रूट होता है बेटा वो क्या होता है, निल होता है, और सिंबल उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा एन, ठीक है। ऐसे ही 1 के लिए जो वर्ड रूट है वो अन है, ठीक है। 2 के लिए बाय है, 3 के लिए ट्राई है, 4 के लिए क्वाड है, 5 के लिए पेंट है, 6 के लिए हेक्स है, 7 के लिए सेप्ट है, 8 के लिए ऑक्ट है, 9 के लिए एन है, और इसका सिंबल ई, ठीक है। सिंबल उनके फर्स्ट वर्ड से ही आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हर एक आप जो डिजिट है उसका एक वर्ड रूट होता है। जैसे 103 का मुझे नाम देना है, तो 1 के लिए वर्ड रूट इज अन, ठीक है। 0 के लिए इट इज निल, और 3 के लिए इट वाज ट्राई, अनिल ट्राई, और लास्ट में ईएम लगा देना, लास्ट में ईएम लगाना है, वो उसका नाम होगा। जैसे अनिल ट्राई ईएम। अब यहाँ पे तो 2 बार आई आ गया, तो कभी भी 2 बार आई आता है तो उसको काट दिया करो, एक आई को काट दिया करो, ठीक है। चलो देखो सफिक्स ईएम, अगर 2 बार आई आया तो एक आई को काट देना है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक एटॉमिक नंबर ऐसा है 111, जब इसका नाम देते हो ना तो इसमें एन 2 बार आता है। देखो 1 के लिए अन, फिर दूसरे 1 के लिए अन, फिर तीसरे 1 के लिए अन, तो ईएम आना चाहिए था, फिर अन 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 ईएम, बट एक एन एक्स्ट्रा आता है, तो 2 बार एन आता है 111 के अंदर। ओके सॉर्टेड है, बस ये एक इसमें अलग चीज है, बाकी नाम आप आराम से इसको दे सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में हमारी ट्रांजिशन सीरीज 4 है बेटा। पहली 3D ट्रांजिशन सीरीज, देन 4D, देन 5D, देन 6D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। 3D ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है, चौथे पीरियड से स्टार्ट होती है। नाम होता है 3D क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्रेसिवली 3D सबशेल के अंदर भरते हैं, ठीक है। अच्छा, इनर ट्रांजिशन सीरीज कितनी है, 2। कौन कौन सी, 4F ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनॉइड्स, और 5F ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनॉइड्स, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज चौथे पीरियड से आती है, ठीक है। लेंथेनॉइड्स कहाँ मिलेंगे, लेंथेनॉइड्स के अंदर 4F सबशेल में इलेक्ट्रॉन आता है। इनका एटॉमिक नंबर होता है 58 से लेके 71, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6। ओके अगर आप एक्टिनॉइड्स की बात करें, एक्टिनॉइड्स का स्टार्ट होता है 90 एटॉमिक नंबर से 103 तक। ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 में आते हैं। दैट मेक्स ग्रुप 3 एज द लार्जेस्ट ग्रुप, है ना। और लार्जेस्ट पीरियड कौन से हैं, 6th और 7th एलिमेंट्स, क्योंकि 6th और 7th पीरियड, सॉरी, लार्जेस्ट पीरियड्स है क्योंकि इनमें 32 एलिमेंट्स ईच रखे गए हैं, ठीक है। चलो अगर मान लो कभी आपसे पूछा जाए कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो ये आइडेंटिफाई करो वो कौन से ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक से आता है, ठीक है। ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक से आता है, तो ये चीज को एक बार समझना। देखो सबसे पहले तो मैं पीरियड ही समझा देती हूँ, आ जाओ। देखो
बेटा किसी भी एलिमेंट का हम पीरियड कैसे निकालेंगे, उसके एटॉमिक नंबर से। तो आपको नोबल गैसेस का पता होना चाहिए, नोबल गैसेस के कंठस्थ आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए और वो किस पीरियड से हैं ये पता होना चाहिए। जैसे हीना, नेहा और कैटरीना, जेरोक्स, रीना और ओजी। ओजी इज लाइक रेडियो एक्टिव, छोड़ सकते हो ऑर्गेनिसन, ठीक है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर नियॉन का 10 है। अगर ये भी नहीं आता तो मैजिक नंबर से निकाल लो। देखो हीलियम में 8 जोड़ो, नियॉन का एटॉमिक नंबर मिलेगा, ठीक है। नियॉन के एटॉमिक नंबर में 8 जोड़ो 18 मिलेगा, फिर 18 जोड़ो 36 मिलेगा, फिर 18 जोड़ो 54 मिलेगा। यस, ठीक है। उसके बाद 32 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो तो ऑर्गेनिसन मिलेगा, राइट। तो मैजिक नंबर से भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, 8 8 18 18 32 32, राइट। अच्छा, हीलियम कौन से पीरियड से है, फर्स्ट, फिर नियॉन सेकंड, आर्गन थर्ड, फोर्थ, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, ये जानकारी अगर आपको पता है तो आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड बता सकते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। जैसे किसी ने बोला कि एटॉमिक नंबर 47 है एक एलिमेंट का, तो इसका पीरियड बताओ। तो करना क्या है, जिस एलिमेंट का पीरियड पूछा है उस एलिमेंट से आगे आने वाली नोबल गैस का पीरियड देख लो। जैसे एटॉमिक नंबर 47 से आगे कौन सी नोबल गैस आएगी, 36 तो निकल चुकी, जिनॉन आएगी, है ना। एटॉमिक नंबर 54, तो जिनॉन कौन से पीरियड से है, देखो 5th पीरियड से। तो जिनॉन जिस पीरियड से होगा ये एलिमेंट भी उसी पीरियड से होगा। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का पीरियड बराबर होता है उसके नेक्स्ट नोबल गैस के पीरियड के, जो भी उसके आगे आने वाली नोबल गैस है उसके पीरियड के ही बराबर होगा, ठीक है। ओके चलो, वो तो आसान है, तो पीरियड तो निकाल सकते हो, बहुत ईजी। अच्छा, कभी अगर ब्लॉक का पता करना है तो क्या करोगे बेटा, ब्लॉक के लिए आपको ग्रुप देखना पड़ेगा। अगर ग्रुप 1 या 2 है तो वो एस ब्लॉक होता है। ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, ओके। 3 से 12 डी ब्लॉक है और ग्रुप नंबर 3 में आपका एफ ब्लॉक रखा गया है। ओके चलिए आ जाओ, अगर मान लो कभी भी एटॉमिक नंबर 58 से 71 दिया तो समझ जाना ये लेंथेनॉइड्स है, ये लेंथेनॉइड्स है। और लेंथेनॉइड्स बेटा ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 के अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी हमें एफ ब्लॉक है पता है। 90 से 103 आया, ये एक्टिनॉइड्स है, ठीक है। एक्टिनॉइड्स है, ग्रुप नंबर 3 में ही पीरियड नंबर 7 में रखे गए हैं, ब्लॉक हम जानते हैं एफ है, ठीक है। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 104 से 118 दिया तो उसका ग्रुप कैसे निकालोगे, लास्ट 2 डिजिट्स। ग्रुप कैसे बताओगे, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर ही उसका ग्रुप होगा। जैसे 104 4th ग्रुप में आएगा, 118 18th ग्रुप में आएगा, ठीक है, लास्ट। और अगर आपको पीरियड देखना है ना, तो लास्ट 7th में ही आपको मिलेंगे। हाँ, अगर ब्लॉक बताना है तो ब्लॉक के लिए आप ग्रुप देख सकते हैं, ठीक है, ग्रुप देख सकते हैं पीरियड 7th में, ठीक है। ओके चल आगे आ जाओ, अगर मान लो कोई और एटॉमिक नंबर, अगर किस्मत अच्छी हुई तो इनमें से कोई एटॉमिक नंबर होगा, वरना कोई और एटॉमिक नंबर के लिए अगर वो पूछता है तो अपन क्या करेंगे, तो हमको फिर थोड़ा सा हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखो अगर कोई और एटॉमिक नंबर दे दिया इसके अलावा तो आप गिवन एटॉमिक नंबर को लिख लेंगे, जो एटॉमिक नंबर है उसको लिख लो। जैसे यहाँ देखो 22 के लिए पूछा है तो ग्रुप नंबर निकालते हैं। ग्रुप नंबर किसके बराबर है, 22, गिवन एटॉमिक नंबर, उसमें जोड़ दो 18, माइनस कर दो एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो एक बार बताओ, एटॉमिक नंबर 22 से आगे आने वाली नोबल गैस कौन सी होगी, बोलो। देखो 18 तो निकल चुकी, आगे आने वाली 36 होगी, यानी क्रिप्टॉन होगी, है ना। तो 36 कर दो उसमें से माइनस, बताओ कितना आएगा। Yes, 40 minus 36, that is coming out to be 4. टाइटेनियम है, ग्रुप नंबर 4 में ही है, यस। चलो यही चीज मैं करती हूँ 57 से। देखो ग्रुप नंबर निकालती हूँ, एटॉमिक नंबर 57 है, 18 जोड़ दिया इसमें और सब्ट्रैक्ट कर दिया एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट इनर्ट गैस। अब 57 से आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है, देखो 54 तो छूट चुकी, 54 तो जा चुकी, 57 के बाद अब 86 वाली आएगी, है ना। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 86 है, तो माइनस करना है 86। ये तो मुश्किल हो गया, ये तो माइनस में आ जाएगा वैल्यू, इसलिए माइनस में आएगा। अगर कभी ये नंबर नेगेटिव आ जाए ना तो आपको क्या करना है, जैसे एटॉमिक नंबर लिया 57 प्लस 18 की जगह 32 जोड़ के देखना है, 32 जोड़ कर देखना है, ठीक है। जैसे आप पहले क्या करते थे, 57 में आप 18 जोड़ रहे थे, अब आपको क्या करना है, क्योंकि वो नेगेटिव आया तो आपको चेंज करना है, ठीक है। 89 हो गया ये, ठीक है। ओके 89 माइनस 86, तो दैट कम्स थर्ड ग्रुप,
अरे ये तो 57 लैंथेनम है, थर्ड ग्रुप में ही आता है। ओके, कर सकते हो। चलो, और हाँ, अगर ग्रुप पता चल गया तो आपको पता है आप ब्लॉक निकाल लोगे ग्रुप नंबर से, और पीरियड निकालने के लिए मैं बता चुकी हूँ। अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर पूछे तो कॉन्फ़िगरेशन से इसी तरीके से कर सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के एटॉमिक नंबर निकाल लेना, वरना कॉन्फ़िगरेशन से तो इवन और आसान हो जाता है। चलो, थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। देखो, बेस्ड ऑन ऑफबो रूल बेटा, ऑफबो जो n+l रूल था हमारा, उसके हिसाब से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया इलेक्ट्रॉन फिल करने का अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? एनर्जी का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ पीरियड। और वो ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले प्रीवियस इनर्ट गैस फिल होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है ns में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है n-2f में, फिर n-1d, और लास्ट में np में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सीक्वेंस है, एनर्जी सीक्वेंस। जैसे कोई अगर हमसे पूछता है कि मान लो एटॉमिक नंबर 31 है, एग्जांपल जस्ट, एटॉमिक नंबर 31 की कॉन्फ़िगरेशन फिल करो, तो प्रीवियस इनर्ट गैस भर दो। जैसे आर्गन होगी प्रीवियस इनर्ट गैस, 18 इलेक्ट्रॉन उसमें आ चुके। ठीक है, अच्छा, आर्गन कौन से पीरियड में थी? थर्ड पीरियड में थी, तो इसका मतलब ये इसके बाद ये एलिमेंट आर्गन के बाद भरा गया है, तो ये फोर्थ पीरियड में होगा। तो n की वैल्यू 4 है, पता चल गई। ठीक है, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 4 - 2 2f तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर बचा तो फिर 4p में जाएगा। तो 18 के बाद देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 4s में डाल दिए, 20 हो गए। ठीक है, अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन हमने 3d में डाल दिए, और अब 4p में कितने हो गए? देखो 18 और 2 20 और 30, और एक इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 31 की कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई, जिसको हम इंक्रीजिंग n ऑर्डर में लिख देते हैं। लिखने के लिए दिस कैन बी रिटन एज 3d10 4s2 4p1। देखो, ns2 np1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? p ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 की होती है। सॉरी, हाँ ठीक है, ग्रुप नंबर 13 की होती है पी ब्लॉक के अंदर। राइट, तो ये कौन सा एलिमेंट है बताओ जो जिंक के बाद आता है? यस, बोलो, गैलियम। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे इसको तभी लगाना है जब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। ठीक है, तो एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस इनर्ट गैस और ns1 होती है ग्रुप नंबर 1 की, ns2 होती है ग्रुप नंबर 2 की। ठीक है, तो ये देखो पूरे एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns1 to 2। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस इनर्ट गैस भरेंगे ns2 np1 to 6, लेकिन ये सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही आप फोर्थ और फिफ्थ में जाते हो तो डी भी भर चुका होता है तब तक, है ना। तो जैसे फोर्थ और फिफ्थ पीरियड वालों में ns2 n-1d पूरा फिल्ड होता है 10, और np 1 to 6। तभी यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस दिखते हैं आपको, है ना, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। ऐसे ही 6 और 7 पीरियड में तो एफ भी भर चुका होता है, तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की आप बात करते हो। ठीक है, तो पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे पूरे ब्लॉक की जनरली हम ns2 np 1 to 6 लिखते हैं, बट दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, चलिए उसके बाद देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। डी और एफ की सारी कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेप्शंस जो है आपको वो कहाँ पे मिलेंगी? डी एंड एफ ब्लॉक के माइंड मैप में। ठीक है, वहां पे अच्छे से मिलेगी। तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 डी 1 से 10 तक और ns 0 to 2। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के फॉलो करते हैं तो एज पर एनसीईआरटी वहां पे ns 1 to 2 लिखा गया है। ठीक है, कुछ किताबों में 0 to 2 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पेलेडियम होता है डी ब्लॉक के अंदर इकलौता ऐसा एलिमेंट जिसका जो ns है वो खाली होता है, तो इसके s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। होती एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4d8 5s2, बट s के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में कूद के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका पीरियड वैसे फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट n की वैल्यू पीरियड बताता है। तो कभी कभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के धोखा लगता है फोर्थ पीरियड से, नहीं ये फिफ्थ पीरियड से है। इट्स एन एक्सेप्शनल। ओके, और पेलेडियम ही सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन, ओके, चलिए। अच्छा, ट्रांजिशन सीरीज में बेटा थोड़ा सा मैंने कुछ टिप्स लिखने की कोशिश करी है, ऑल्दो आप यहाँ पे इस पार्ट को छोड़ सकते हो। डी और एफ की कॉन्फ़िगरेशन आप डी और एफ में करोगे तो आसान हो जाएगा, बट फिर भी देखो 3D ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है D4 D9। D4 D9 एग्जिस्ट नहीं करता, एक एक इलेक्ट्रॉन कुदा देते हैं, D4 को D5 बना देते हैं, D9 को भी D10। एग्जाम्पल है क्रोमियम और कॉपर। ठीक है,
ओके 4D ट्रांजिशन सीरीज में D3, D6, D9 नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत एक्सेप्शंस होती हैं 4D में। 5D ट्रांजिशन सीरीज में D8 एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जाम्पल है आपका पैलेडियम। D8 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दाके D10 बना दिया हमने, ठीक है। 6D ट्रांजिशन सीरीज में बेटा D9 नहीं एग्जिस्ट करेगा, D9 को D10 बना देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके टिप्स हैं जो थोड़ा हेल्प करेंगे। इसके बाद F ब्लॉक होता है। F ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, N-2 F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N-1 D में 0 to 1 और NS2 NS फिल्ड होता है, ठीक है। F ब्लॉक में भी आपकी लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स में 4F0, 4F2, 4F8 एग्जिस्ट नहीं करते। जहां पे भी ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपको F7 और F14 बना देना है, ठीक है, उसको, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे एक्टिनॉइड्स में कोई पूछेगा नहीं, बट 5F1, 5F5, 5F8 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहां पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनानी होती है, ठीक है। तो मतलब 5F की आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो दैट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। बट लेंथेनॉइड से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, ठीक है। चलो कुछ और पॉइंट्स देखो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन है? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है, इनर्ट गैस को छोड़ के, इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। फिर टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पेड एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बुलाते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे रिस्पेक्टिव जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एक तरह से डिनोट करते हैं, है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, इनर्ट गैसेस में कोई टिपिकल एलिमेंट नहीं है। डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन सिमिलैरिटी इन साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिमिलैरिटी है, चार्ज रेशियो का सिमिलैरिटी होना है, जो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरोन, सिलिकॉन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। टोटल गैसियस एलिमेंट टेबल में हमारे पास 11 है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी एटम होता है तो उसमें न्यूक्लियस अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, और वो क्या होता है, वो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो कुछ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे होता है ना। न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पहुंचता है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसमें क्या खास बात है मैम? देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसीलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के बराबर नहीं होता। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना इफेक्टिवली जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना अच्छे से उनको करना चाहिए। रीजन होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, शील्ड क्रिएट करते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन एक सामने रास्ते में आ गए एक तरह से, तो उन्होंने शील्ड की तरह काम किया, तो न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर है? नेट जितना टोटल चार्ज अट्रैक्शन पहुंचना चाहिए था माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। जेड में से सिग्मा घटाते हैं, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर है। तो न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पहुंचा, ठीक है। ओके कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आती हैं आपके सामने तो उनका जेड इफेक्टिव ध्यान रखना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उतने प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम, तो प्रोटॉन्स अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेटा उतना न्यूक्लियस की गिरफ्त से एटम का साइज भी बढ़ा और इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर करो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटायन एनायन है, तो जितना प्लस चार्ज ज्यादा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो जेड इफेक्टिव मैंगनीज +7 में सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रखेगा। ऐसे ही O- से ज्यादा अच्छा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव के इनवर्सली, ठीक है। मैथमेटिकली हम जेड इफेक्टिव को जेड माइनस सिग्मा से देते हैं। शील्डिंग पावर बेटा सबसे ज्यादा शील्डिंग एस और पी करते हैं, वो न्यूक्लियस के पास है। एस तो खतरनाक शील्डिंग, डी और एफ हमारे पुअर शील्डर्स होते हैं, ठीक है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, डोमिनेटिंगली बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से, और इलेक्ट्रॉन हर बार सेम शेल में एंटर करता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस की पावर बहुत इंक्रीज हो जाती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। टॉप टू बॉटम में हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही लेकर चलेंगे जेड को, लगभग कांस्टेंट अपने क्वेश्चंस के लिए। इसमें इतना रेगुलर वेरिएशन नहीं होता, बट हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। ओके
तो देखो फर्स्ट सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज एटॉमिक साइज। तो लेफ्ट टू राइट जैसे अपन जाते हैं, ऑडियो वीडियो फाइन है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल गुड, यस, चलिए बहुत बढ़िया। देखो एटॉमिक रेडियस की बेटा बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम लोग जाते हैं तो होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो एटम का साइज जो है वो घट जाता है। लेकिन ये बात बेटा सिर्फ ग्रुप नंबर 17 तक ही लगती है। ग्रुप नंबर 17, क्योंकि 17 से 18 तक जाते हैं तो साइज थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे नोबेल गैस में वॉन डर वाल रेडियस मेजर करते हैं। मैं लिखवा दूंगी ये चीज, ठीक है, डोंट वरी। चलो, तो लेफ्ट टू राइट साइज घट गया अप टू ग्रुप नंबर 17। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है तो साइज डोमिनेटिंगली बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, 3 तरीके की रेडियस होती है अपने पास, वॉन डर वाल रेडियस, मेटालिक और कोवैलेंट। कोवैलेंट होती है जो दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको मेजर करने का सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रेडियस को मेजर हम करते कैसे हैं, देखो जैसे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो इस एटम के डिस्टेंस न्यूक्लियस का और इसका डी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दो तो रफली आपको एवरेज रेडियस मिल जाएगी। तो कोवलेंट रेडियस हमेशा छोटी आती है क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है एटम्स की, तो एक्सपेक्टेड से एक्चुअल से छोटी आती है। मेटालिक मेटल एटम्स के बीच में होती है जो ठीक ठाक इसका साइज होता है ना, D/2 इसका, ठीक है, हाफ लिखे। वॉन डर वाल रेडियस बेटा उन एटम्स में मेजर करी जाती है जिनमें वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं और ये चिपके हुए नहीं होते, थोड़ा सा दूर होते हैं, जैसे नोबेल गैसेस। तो इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधा लोगे तो यार बड़ी ही रेडियस आएगी, तो वॉन डर वाल बड़ी होती है मेटालिक से, कोवलेंट सबसे छोटी है, ठीक है। आयनिक रेडिया देखो, एनाइनिक स्पीशीज की आयनिक रेडियस ज्यादा होती है, अभी हमने डिस्कस भी किया क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। फिर न्यूट्रल और केटायन का तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से छोटा साइज होता है, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, उतना एटम का उस आयन का साइज ज्यादा, है ना। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना बड़ा साइज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना छोटा साइज, क्योंकि हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये चीज कर सकते हैं, यस। एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस को कर सकते हैं। चलो आ जाओ, अब कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो एस ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होता साइज में, टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगा, ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक के अंदर बेटा क्या होता है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन आता है। ग्रुप नंबर 13 में क्या एक्सेप्शन होता है, देखो बोरोन टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए था साइज, है ना, बढ़ता है, लेकिन जैसे एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हो गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। रीजन है गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने लिखी थी, उसमें 3D10 कॉन्फ़िगरेशन थी, 3D10 4s2 4p1, है ना। अब 3D10 की वजह से डी तो है पुअर शील्डर्स, तो डी की पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज घट चुका है, तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। हालांकि थैलियम पर भी कॉन्ट्रैक्शन लगता है बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, थैलियम थोड़ा बड़ा ही होता है इंडियम से, थैलियम बड़ा ही होता है, ऑल्दो लगता है कॉन्ट्रैक्शन बट इतना नहीं लगता कि इंडियम से छोटा साइज हो जाए, ठीक है, ओके। चलिए डी ब्लॉक में बेटा, डी ब्लॉक के ट्रेंड्स आप वहीं पे पढ़ सकते हैं, तो घबराना नहीं, कुछ कुछ मैं बता रही हूँ फिर भी। जैसे मेटालिक रेडियस कोई पूछे तो पहले क्या होता है, मेटालिक रेडियस बेटा डिक्रीज होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक आपकी मेटालिक रेडियस डिक्रीज हुई क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिग्मा से डोमिनेट करता है। मैंगनीज का जो मेटालिक रेडियस है वो क्रोमियम और आयरन से बड़ा होता है। मैंगनीज एक्सेप्शनली बड़ा होता है क्योंकि काफी वीक मेटालिक बॉन्डिंग है इसमें, तो मेटालिक रेडियस बढ़ जाती है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज लगभग सिमिलर होता है मेटालिक रेडियस में क्योंकि सिग्मा और जेड लगभग सेम। कॉपर और जिंक में जाते हो तो सिग्मा बड़ा हो जाता है जेड इफेक्टिव से, तो कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक में जो है साइज इंक्रीज होने लगता है फिर, तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो रहा है। देखो पहले डिक्रीज, फिर सेम, फिर थोड़ा सा बढ़ गया। एक्सेप्शन आया था 2, मैंगनीज का थोड़ा हल्का ज्यादा था, है ना, लाइक दैट, ओके। अगर मान लो कोवैलेंट रेडियस पूछते तो कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक साइज घटा, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल सेम रहा और फिर कॉपर, जिंक इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस अगर मेटालिक रेडियस पूछते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंगनीज बड़ा था, ठीक है। कोवैलेंट में डिक्रीज सेम और फिर इंक्रीज वापस, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, नोट्स सारे मिल जाएंगे, अभी सेशन के साथ साथ नोट्स मत बनाओ क्योंकि इतना बड़ा सेशन है भी नहीं, छोटू सा सेशन है, नोट्स मैं बना के दे रही हूँ तुम्हें, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है।
देखो एफ ब्लॉक में बेटा सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। एटॉमिक साइज न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है, यूरोपियम। यूरोपियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है क्योंकि इसकी F7 कॉन्फ़िगरेशन है, काफी स्टेबल है, मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती। बाकी सारा रेगुलर आपका जो है साइज डिक्रीज होता रहता है उसके बाद, ठीक है। यूरोपियम को ध्यान रखना। अगर रेडियस कंपेयर कराए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जो भी तुमने ट्रिक याद किया, सी पर नदिया प्रेम की समाई, यू गद मन है ना, गद गद गोते खाने लगा, वट एवर यू हैव डन, तो उसी ऑर्डर में आपका बस +3 में रेडियस लगातार घटता रहता है, लगातार डिक्रीज होता है, ठीक है। हाँ, एटॉमिक में यूरोपियम को ध्यान रखना, उसमें थोड़ा पीक आता है। एक और आता है, आप यूरोपियम ध्यान रखना, दैट इज फाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो साइज खत्म हो गया, साइज में इतनी चीजें ध्यान रखना, और वो भी ऐड कर लो कि जो नोबेल गैस है उनका अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा साइज है बिकॉज ऑफ वॉन डेर वाल रेडिया है, ठीक है। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। अब एक्सेप्शन देखो, आ जाओ, देखो लेफ्ट टू राइट में बेटा एक्सेप्शन आते हैं, जैसे मैं पूरा ही अगर पीरियड तुम्हें कराऊं, देखो सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो लिथियम का दिख रहा है ना आपको, हाँ 1s2 2s1, ठीक है। फिर ये क्या होगा 2s2, ये क्या होगा 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2p4 2p5 और 2p6, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, लिथियम से जैसे हम बेरिलियम पर जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, क्योंकि बेरिलियम 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है या 2s1 से निकालना है, ज्यादा मुश्किल होगा। बेरिलियम से बोरोन जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा है बोरोन से। ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा है पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ देखो NS2 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू NP1। पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन यानी क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो ये जो बेरिलियम का 2s2 है न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो इसीलिए इसका जो है आप देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा है, ठीक है। फिर बोरोन से कार्बन बढ़ा, कार्बन से नाइट्रोजन बढ़ा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन फिर डिक्रीज कर गया, क्योंकि NP4 2p4 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 2p3 से निकालना मुश्किल है क्योंकि वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो दूसरा एक्सेप्शन देखो, NP3 की आयनाइजेशन एनर्जी NP4 से ज्यादा है, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो कुल मिला के ये एक्सेप्शन कहाँ कहाँ लगेगी, ये तो सेकंड पीरियड था, सेकंड के नीचे थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में भी ये एक्सेप्शंस लगती हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई भी एलिमेंट दे दे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो अच्छा, अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड था बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या बैगेट, बैगेट करके भी याद रख सकते हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, बट होता क्या है, गैलियम पे डी कॉन्ट्रैक्शन लगता है, 3d का पुअर शील्डिंग, थैलियम पे 4f का पुअर शील्डिंग लगता है। तो थैलियम का इतना पुअर शील्डिंग लगता है कि इतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हाईएस्ट हो गई आफ्टर बोरोन। तो बोरोन के बाद देखो नेक्स्ट हाईएस्ट थैलियम है, फिर उसके बाद गैलियम है, एल्यूमिनियम और फिर इंडियम है। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, ग्रुप नंबर 14 में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन आती है, लेड और टिन। टिन की आयनाइजेशन एनर्जी लेड से जो है कम हो जाती है, क्योंकि लेड पे आपका वही F का पुअर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दो एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे देखनी है, ओके। चलिए डी ब्लॉक की एक्सेप्शन अभी थोड़ा बता रही हूँ ट्रिक से, ध्यान रखना इसको। देखो डी ब्लॉक में बेटा हम जैसे ग्रुप नंबर 3 की अगर बात करते हैं, ग्रुप नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं लगता, ये रेगुलर होता है, यानी ये ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 3 में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो यही हो रहा है। देखो स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, यट्रियम से बड़ा लेंथेनम, यानी 3D ट्रांजिशन से बड़ा 4D, 4D से बड़ा 5D, ठीक है, सिर्फ ग्रुप नंबर 3 में। ग्रुप नंबर 3 के बाद क्या होता है, लैंथेनम के बाद फिल होते हैं 14 लैंथेनॉइड्स। तो अब उसके बाद जब हॉफनियम आप स्टडी करते हो, मतलब जब आप ग्रुप नंबर 4 में आ जाते हो, ग्रुप नंबर 4 से 12 तक, तो 3D ट्रांजिशन से बड़े 4D होते हैं, लेकिन 4D और 5D का साइज सिमिलर होता है। रीजन है इसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो 3D से बड़ा 4D और 4D और 5D का लगभग सिमिलर हो जाता है साइज, ठीक है। जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 3 में देखो रेगुलर चेंज, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, यहाँ पे भी सेम, स्कैंडियम से बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी यट्रियम का लेंथेनम से ज्यादा,
ओके अगर मान लो कोई और ग्रुप है डी ब्लॉक में, तो अगर ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 है तो 3D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। अगर ग्रुप 7, 8, 9, 11, 12 है तो उस केस में 4D से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 3D की, 3D से ज्यादा 5D, मतलब 5D तो दोनों केसेस में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा खर्चा होगा। बाकी इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, इतना नहीं पूछता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी होता है, बट डी एंड एफ में नहीं किया तो यहाँ देख लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो आई थिंक साइज क्लियर है। इसके बाद चलो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एक्चुअली टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी तरफ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। लेकिन इसको हम मेजर कैसे करते हैं? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, लेकिन इसको मेजर किया जाता है एनर्जी की टर्म में। वो कौन सी एनर्जी टर्म है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वी कैन से दैट इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितना ज्यादा किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, यानी ये कैसा प्रोसेस होगा? दिस वुड बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। चलिए कभी भी अगर केटायन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो केटायन तो भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, केटायन से इलेक्ट्रॉन पूछोगे वो तो लपक जाएगा, तो ये प्रोसेस हमेशा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं रिपल्सिव फोर्सेस पे। अगर कभी किसी एनायन को इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, हमेशा याद रखना, चाहे उस एनायन को इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ही क्यों ना मिल रही हो, एनायन इलेक्ट्रॉन नहीं खाना चाहता, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, ठीक है। अगर किसी न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो एक्सो एंडो दोनों केसेस होते हैं। मेजॉरिटी केसेस में कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन एक्सेप्शंस को ध्यान रखना। देखो अगर कभी नाइट्रोजन आ जाए, बेरिलियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए या कोई इनर्ट गैस आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते हैं, हाईली एंडोथर्मिक है इनका, क्योंकि दे आर स्टेबल इन कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो यार क्यों ही वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन से, अब np3 है, क्यों वो इलेक्ट्रॉन गेन करके np4 जाएगा, है ना, या नोबल गैस है, ऑक्टेट ही कंप्लीट है, तो क्यों चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इन न्यूट्रल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी हाईली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी, हाईली क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दे आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, 0 ही मानकर चलो आप, या उससे कम नेगेटिव में जा सकता है। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होते हैं, तो दे डू नॉट वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके आयनाइजेशन एनर्जी केटायन और न्यूट्रल एटम की एंडोथर्मिक, एनायन की एक्सोथर्मिक। अच्छा न्यूट्रल एटम में भी एक्सेप्शंस मैंने बता दिए हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी था, ठीक है। केटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो तो एक्सोथर्मिक होएगा, इजी, ठीक है। चलो ट्रेंड देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है। अब एक्सेप्शन देखो, सेकंड पीरियड में बेटा आप सबसे लीस्ट अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो तो नियॉन 2p6 कॉन्फिगरेशन है, नहीं खाना चाहता इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 2s2 है, नाइट्रोजन 2p3 है, तो ये ऑर्डर है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। उसके बाद रेगुलर आपकी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे। हेलोजन्स की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ओके अब आ जाओ ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में देखो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन रखता है, क्योंकि फ्लोरीन देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन
गेन तो करना चाहता है बट जगह नहीं है इतनी। सेकंड पेड एलिमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी बढ़ जाएंगी कि इट बिकम्स अनस्टेबल। तो क्लोरीन का स्पेस थोड़ा ज्यादा है, वो बिगर एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है इजीली, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। ध्यान रखना इन जनरल जो आपके थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती है। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 की तो याद करके जानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, इतनी रिपल्शंस लगती हैं उसको इलेक्ट्रॉन की। सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सिलीनियम, फिर टेल्यूरियम, पोलोनियम और लास्ट में ऑक्सीजन। पूछी जा सकती है एग्जाम में, देख कर जाना। ठीक है, अच्छा ग्रुप नंबर 18 इसी बार जेई 2024 में पूछे। बेटा सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही कराई है इस सेशन में, तो इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, सारी एक्सेप्शंस डाल दिए मैंने। ठीक है, देखो हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, फिर रेडोन, फिर जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन की 1C और नियॉन की सबसे कम। ये एक्चुअली ये मैथमेटिकल ये ऑर्डर हमने कैसे बनाया, एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है उस वैल्यूज को इन द मैंने ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करके आपको दे दिया। इस ऑर्डर को तो याद करना पड़ेगा हेलोजन्स का। ठीक है, चलो थर्ड पेयर में देखो, आर्गन मैग्नीशियम की लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद रेगुलर आपकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। ठीक है, अच्छा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। कभी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मेजर करते हैं। अगर इसका रिवर्स देखो, अगर ये आइसोलेटेड गैसियस एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एनायन की ए नेगेटिव बराबर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए के। यस और नो, है ना, उसका रिवर्स ही है ये, इजंट इट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी तक हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ लिया, एटॉमिक साइज वी हैव सीन, आयनाइजेशन एनर्जी वी हैव सीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लिया। ये लास्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो Z इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंटायर पीरियोडिक टेबल में। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, राइट। अच्छा, जितना ज्यादा अगर सिमिलर एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा वो न्यूक्लियस के करीब एक तरीके से उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, जितना अगर हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर करो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं एज कंपेयर टू sp2 एंड देन sp3। ठीक है, ओके ये चीज हम जनरल ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं। ओके वेरी गुड। अब एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाने के लिए 3 स्केल्स आए थे, हमें सिर्फ पॉलिंग स्केल देखना है। ऑल्दो पॉलिंग स्केल के बाद देखो अल्फ्रेड रोशो स्केल भी था और मुलिकन स्केल भी था। ठीक है, हमें इतनी वैल्यूज इनकी नहीं पढ़नी, इधर जो पॉलिंग देखना है। पॉलिंग किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो पॉलिंग ने क्या दिया, हाइड्रोजन को रिलेटिव माना 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिलेटिवली बाकी सारे एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को प्रिडिक्ट किया। तो जितनी वैल्यूज मैंने रखी है इनको एक बार याद, थोड़ा बहुत याद रखना। जैसे फ्लोरीन 4.0 है ना, क्लोरीन 3 है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसके बाद देखो फ्लोरीन से इधर आ रहे हो लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, टॉप टू बॉटम भी कम ही हो रहा है वैल्यू। ठीक है, तो कुछ इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13 में मेरा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, बट होता क्या, देखो बोरोन से एल्यूमिनियम थोड़ा कम हुआ, बोरोन से एल्यूमिनियम आए कम हुआ, उसके बाद थोड़ा पॉइंट से बढ़ गया, ऐसा 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। क्यों, क्योंकि गैलियम की इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 3D। Z इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। ठीक है, अच्छा अगर आप थैलियम के बारे में बात करते हो, थैलियम में भी आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है तो इसीलिए इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया थोड़ा। ओके, ऐसे देखो कार्बन का 2.4, फिर सिलिकॉन घटा, उसके बाद सेम देखो सिलिकॉन घटा, उसके बाद सेम ही है लगभग 1.9 लेड का हो गया इंक्रीज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ यहीं पे, यही वाले आपके ग्रुप 13 और ग्रुप नंबर 14 है जिसमें थोड़ा सा देखना है। ओके यस, चलिए मोलिकन स्केल जो था इसने एवरेज बेस था, ये एवरेज एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इनका एवरेज लोगे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं एलिमेंट का।
ठीक है। ऑल्फेट रॉशर स्केल हमको नहीं करना है, ये हमें सिर्फ पॉलिंग ही देखना है फॉर द मेंस एग्जाम। ठीक है। एप्लीकेशन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, बेटा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होएगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलर होता है। जैसे यहाँ पे देखो फॉस्फोरस हाइड्रोजन का अगर आप गैप कंपेयर करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.02 है, HF में देखो 1.9 है, तो HF बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, PH बॉन्ड मिनिमम पोलर है। ठीक है। सेकंड, आप एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी दे सकते हैं, जैसे OF2, OCl2, इनके नाम देने हैं। तो आयन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है पहले उसको नाम देते हैं, जैसे OF में ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में लिखते हैं और उसको सफिक्स आइड देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है और पीछे आइड आएगा डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऐसे देखो ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। ठीक है। ये एल्यूमिनियम कार्ब में एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ओके, तो दैट इज हाउ वी गिव द नेम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए उसके बाद देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का नेचर सेम होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड बेसिक है तो इसका हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है, इसका हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है। ये इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जाते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ता है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एसिडिक होता जाता है और जो बेसिक नेचर ऑक्साइड का वो कम होता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो बेसिक नेचर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स का ऊपर से नीचे जनरली इंक्रीज करता है। ठीक है। अच्छा, फॉर ग्रुप नंबर 15, 16, 17 उनके जो हाइड्राइड्स होते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स कौन से हैं? अगर आपने याद की है, इसकी काफी ट्रिक्स होती हैं, जैसे जानाबे आली पंजाबी सॉन्ग्स गाया करो, अगर वो आपने याद करी है दैट इज फाइन, वरना सीधा देख लो। मैंने एक और अपने सेशंस में बैंगन आलू गाजर सुनो मेरी प्रॉब्लम करो वरना ऐसे सबको बीमार तुम जरा, वो भी कराई थी, तो जिसने वैसे किया वो भी ठीक है। मैंने बस सिंपल थोड़े से आयोन्स एटम्स मेंशन कर दिए, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके ऑक्साइड्स कैसे हैं? एम्फोटेरिक। जिंक 2+, क्रोमियम 3+ के ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक हैं, राइट। न्यूट्रल ऑक्साइड्स बेटा NOCO, N2O, H2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, बाकी हम एसिडिक लेकर चलते हैं। ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद डी ब्लॉक में जो +1, +2, +3 वाले मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, +4 वाले एम्फोटेरिक, +6, +6, +7 वाले एसिडिक होते हैं, एक्सेप्शन जिंक 2+, क्रोमियम 3+, ये एम्फोटेरिक में आते हैं, राइट। अच्छा, ये वैसे डी ब्लॉक का जैसे मैंने बोला D एंड F में हम अच्छे से करेंगे, राइट। ओके, एक और डिफरेंस है पी ब्लॉक में, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर तो टॉप टू बॉटम जाने पे जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, जैसे TlCl ज्यादा स्टेबल है TlCl3 से, है ना। जबकि अगर हम डी ब्लॉक में जाते हैं तो डी ब्लॉक में बेटा डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे क्रोमियम +6 में इतना स्टेबल नहीं है जितना उसके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, राइट, क्योंकि पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में वही होता है जो आपका डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हैं तो जो पुअर शील्डिंग डी और एफ कॉज करते हैं उनकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो जो आउटर मोस्ट एस होता है ना NS, वो इतना क्लोज आ जाता है न्यूक्लियस के कि वो पार्टिसिपेशन करने में बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के रिलक्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए वो पार्टिसिपेट उसको एक्साइट कराने के लिए बहुत खर्चा लगता है। जैसे देखो थैलियम में भी ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं NS और ये NP का है, तो +1 ऑक्सीडेशन से तो दिखाना आसान है, अगर +3 दिखाना है तो इस S को एक्साइट कराना पड़ेगा ऊपर। अब इसके लिए चाहिए बहुत खर्चा, तो वो S क्योंकि क्लोज हो जाता है न्यूक्लियस के तो इट बिकम्स रिलक्टेंट टू शो +3 डाउन द ग्रुप इन आवर पेयर इफेक्ट। ओके, चलिए तो ये सारी चीजें बेटा आज हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट से पहले थोड़ा हिस्ट्री बता दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने जो सिग्मा और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो समझा, आयनाइजेशन, एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब पे बात करी, ठीक है। और बाकी जो डायगोनल रिलेशनशिप का डिटेल डिस्कशन है और बिहेवियर ये हम पी ब्लॉक के अंदर ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें सारी एक्सेप्शंस हमने करी हैं, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
चैप्टर। और ये जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हूँ, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका जो है PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है। कोई और अगर डाउट है, कन्फ्यूजन है, कोई और चैप्टर है, कोई एक अलग सेशन आप चाहते हैं केमिस्ट्री का, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।